बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मनाजिर हैं और जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर उन ममालिक को नज़र-ए-सानी करनी चाहिए जो ये समझते रहे हैं कि यहाँ पर एक ख़ास सेगमेंट को कंट्रोल करके उन्हें डायरेक्शंस दे के हम मुल्क के अंदर जो दिल चाहे करते फिरेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर की क़यादत के अंदर लोग निकल कर आए, अली अमीन गंडापुर की स्टोरी को साइड पे करें, आज उसके ऊपर भी थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। अभी उन्होंने एक और तकरीर की और एक नई स्टोरी सुना दी है। जरा उस चीज को छोड़िए और ये देखिए। चले इस तरह से कर लेते हैं कि इमरान खान की कॉल के ऊपर जिस तरह से लोग निकल कर आए, जिस तरह से रुकावटें तोड़ते हुए आए, उनका लीडर जेल के अंदर बैठा है, इसके बावजूद आए, मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर अमेरिका जैसे मुल्कों को ये सोचना होगा, उनके थिंक टैंक्स को, उनके एक्सपर्ट्स को, ख़ास तौर पर CIA एक्सपर्ट्स को, कांग्रेसमैन को, कांग्रेशनल एड्स को, उन सबको ये सोचना होगा कि ये मुल्क तब्दील हो गया है। इस मुल्क के सोचने के अंदाज, अवाम के सोचने का अंदाज तब्दील हो गया है। अब यहां पर खास वो ताकतवर उस ग्रुप को जो कि आगे पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, उस ग्रुप को डायरेक्शंस देकर मामलात नहीं चल सकते हैं। ये चीजें नहीं, अगर मुझे लगता है कि अमेरिकन को वो देख रहे होंगे, ऑब्वियसली बड़ी गौर से इस पूरी सिचुएशन को जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज उनके लिए भी सोचने के लिए जरूरी है। और वो तमाम ममालिक, अमेरिका समेत वो तमाम ममालिक जो पहले ये समझते थे कि यहां पर ताकतवर तबके के जरिए मुल्क को कंट्रोल कर किया जा सकता है और अपनी मनचाही चीजें मनवाई जा सकती हैं, मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट वी कॉल अ रियल डेमोक्रेसी, इज दैट हाउ पीपल आर कमिंग आउट फॉर इमरान खान, और तमाम रुकावटें तोड़कर और उनका लीडर जेल में बैठा है। तो ये चीज बहुत अहम है, बहुत अहम है उन तमाम ताकतवर लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते रहे हैं। पहले मैं मुल्क से बाहर वाले लोगों की बात कर रहा हूं, खासतौर अमेरिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से उन तमाम लोगों को एक बार इसके ऊपर रिविजिट जरूर करना चाहिए, इस पॉलिसी के ऊपर, और सोचना चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम मेन खबरों की जानिब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। खास तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से खबरें हैं, और सबसे बड़ी दो खबरें, और फिर अली अमीन गंडापुर वाली स्टोरी भी डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी दो खबरें, एक, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने एक बहुत बड़ा सरेंडर कर दिया गया है, नंबर 1, ये एक खबर है। और दूसरी खबर, काजी फायज ईसा साहब को एक इंतहाई करीबी साथी, इंतहाई करीबी जज धोखा दे गया और अपनी CV जमा कराने के चक्रों में। लेकिन इससे पहले जरा अली अमीन गंडापुर साहब, चूंकि वो चल रहा है, इन दोनों की तफसीलात तसल्ली से डिस्कस करेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब वाला चूंकि मामला कुछ दिनों से चल रहा है, मैं भी इस पर बात नहीं करना चाहता। बार बार मुझे पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया कि भाई जान छोड़ दे अली अमीन गंडापुर की अब, और भाई अली अमीन गंडापुर अपनी जान खुद नहीं छुड़वाना चाह रहा है। मिसाल देता हूं, मैं भी इंपॉर्टेंट खबरें डिस्कस करना चाहता हूं, मेरे सामने भी इतनी लिस्ट पड़ी होती है खबरों की, मजबूरी बन जाती है अली अमीन गंडापुर को डिस्कस करना। देखिए, कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की है दोबारा KP असम्बली के अंदर, और सबसे मजे की बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब की इस तकरीर को, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसको लाइव दिखाया गया है तमाम TV चैनल्स ने। मुझे नहीं याद पड़ता इससे पहले अली अमीन गंडापुर की कितनी तकरीरों को, इसको और इससे पिछली वाली तकरीर को लाइव दिखाया गया। इससे पहले आपको क्या याद पड़ता है कितनी की तकरीरों को लाइव अली अमीन गंडापुर साहब की फ्लैश की गई है? आप एक चीज सोच के देखिए कि जब अली अमीन गंडापुर साहब अगवा होने के बजाय, सॉरी अगवा नहीं, वो उनके मुताबिक जब वो KP के हाउस से निकल कर आ रहे थे और वो स्क्रीनों के ऊपर बैठ रहे थे, सबको, पूरे मुल्क को पता था कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो उठाया है सिक्योरिटी इदारों ने, और वो कोई सख्त तकरीर करने वाले हैं, कोई ऐसी बातें करेंगे। लेकिन कैसे TV चैनल की ऑनर्स को, स्क्रीन, उनको कैसे पता था, उनको कैसे अंदाजा था कि अली अमीन गंडापुर कोई ऐसी बात नहीं करेगा, लिहाजा उन्होंने दिखाया लाइव। अक्ल पे थोड़ा हम जोर डालें तो, मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूं, जैसे बाहर वालों को समझने की जरूरत है ना, अंदर वालों को भी समझने की जरूरत है। ये वो PTI के लोग नहीं रहे हैं ये सवाल करते हैं, PTI की यही तो खूबसूरती है, ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं। इसके पीछे हिकमत आप कह देते हैं, हिकमत है। आप कुछ अली अमीन गंडापुर साहब अगर किसी का नहीं नाम लेना चाहते थे तो कह देते, सिंपल यही आके कह देते कि बहुत सारे राज हैं, वक्त आने पे बताऊंगा, फिल वक्त मैं वापस आ गया हूं, यही सच है, दैट्स इट, इतना कह देते, क्या फर्क पड़ता था।
ना बताते तफसीलात, कौन इन्हें कह रहा था, बताते कि किस किस अफसर के पास थे, कहां पर थे, क्या, इतना ही कह देते ना कि एक मुश्किल वक्त से गुजरा हूं, बहुत सारी तफसीलात हैं, अभी नहीं बता सकता, फिर वक्त मुनासिब वक्त पर डिस्कस करेंगे। अवाम ने चुप हो जाना था। अवाम समझती है कि आपके पास केपी की गवर्नमेंट रहना बड़ी जरूरी है, अगर केपीके की गवर्नमेंट छिन जाएगी तो उससे बड़े नुकसान होंगे। लेकिन आज क्या किया अपना गंडापुर साहब ने, एक नई स्टोरी, दोबारा से एक नई स्टोरी, खुद तनकीद का, खुद उड़ते हुए तीर ले रहे हैं, ठीक है ना, खुद उड़ते हुए तीर को पकड़ पकड़ कर सीने में प्रवस्त कर रहे हैं। तो आज इनने स्टोरी सुनाई, पिछली वही सॉरी स्टोरी पिकेट, वो एक सिक्योरिटी पिकेट में था, सिक्योरिटी पिकेट से छलांग मारी, फिर मैं वहां पर गया, पहाड़ पे चढ़ गया, मुझे किसी ने नहीं देखा, पहाड़ पे चढ़कर मैं इंतजार करता रहा, सुबह के वक्त था, अभी अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा गाड़ी ने आना था, ऊपर पहाड़ से चढ़ के मैं नीचे पत्थर फेंक रहा था और गाड़ियां चल रही थी, रुक नहीं रही थी। फिर एक हमारे दफ्तर की केपी हाउस की एक गाड़ी आई और मैं उससे ऊपर से पत्थर फेंक के, वो वही गाड़ी थी, फिर वो रुक गई, फिर मैं उसमें बैठा, फिर मैंने पूरा केपी के घूमा, मैं सिवात शांगला चला गया भाई आपके। और फिर मजेदार, मैं एक डीपीओ के घर पे रुका और डीपीओ को कहा मुझे स्क्वाड दो, और डीपीओ ने कहा जी मैं स्क्वाड तो दे दूंगा लेकिन मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं आप सबको पता चल जाएगा। अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा था बस पता किसी को ना लगे। भाई तुम अपने, अली मीन गंडापुर साहब आप अपने सूबे के अंदर अपने डीपीओ के घर खड़े थे, आपको किस चीज का डर था? अब क्यों चाह रहे थे कि किसी को पता ना लगे कि मैं कहां पर हूं? क्या आपको, आप तो कह रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी इदारों के पास नहीं था, आपको सिक्योरिटी इदारों का डर तो नहीं था, तो इस्लामाबाद पुलिस ने आके आपको केपीके के अंदर एक डीपीओ के घर से तो नहीं उठाना था ना? अब क्यों कह रहे थे कि मैं ना पता चले, ना पता चले, ना पता चले, किसी को ना पता चले? क्या वजह थी इसकी? क्या वजह थी इसकी कि अब चाह रहे थे कि नहीं पता लगना चाहिए? तो मैं हैरान हूं अली अमीन गंडापुर साहब की इस बात के ऊपर कि अभी वो नई स्टोरियां सुना रहे हैं। वहां पे खान सामे ने मेरी जो है ना मेरे साथ तस्वीर भी ली, फिर ये गाड़ी का फलां नंबर है, फिर हम मोटरवे पे चढ़ गए, फिर वहां फलां जगह पे फ्लैश हुआ, फिर मैंने एम टैग उतार दिया। यार आप अपने सूबे में घूमते, यानी कि चलो आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप डीपीओ को ये तो कह सकते थे यार मेरी सीएम हाउस बात करवा दो, वो ये तो कर ही सकते थे। आप कम से कम, आपको अंदाजा नहीं था, पूरा मुल्क परेशान हुआ बैठा है कि कहां गया सीमा, आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं अपने पीछे अवाम की फौज छोड़कर आया हूं उधर, पता नहीं वो न जाने किस हालत में होंगे। आप किसी को उससे फोन लेकर अब ये तो कह सकते थे यार मुझे फोन कर दे, आप वहां से नहीं, आप सरकारी नंबर से फोन करते, सरकारी नंबर पर अपने सीएम, आप लोगों को ये तो पता चलता कि आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, ठीक है, लोगों को ये अंदाजा ना होता कि साड़ा सीएम जो है ना वो गायब हो गया। अगर आपकी कहानी में थोड़ी सी भी हकीकत है, बहरहाल मैं इस मौजू के ऊपर अब ये आखिरी दफ़ा बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा शायद मैं बात करूँगा तो इनको नुकसान भी होगा। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकल क्या नुकसान होता है, मैं तो सच बात करने का आदी हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि इमरान खान को भी यही बात पसंद है, इमरान खान भी यही बात करता है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब शायद अली अमीन गंडापुर साहब को वक्ती तौर पर छोड़ दें और कोई इस तरह की बात ना करें और खामोशी से इस मामले को रफा दफा कर दें, लेकिन बाद में अली अमीन गंडापुर साहब के लिए अच्छा नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर इज इन हॉट वाटर्स, आई एम टेलिंग यू, ही इज इन हॉट वाटर्स, ही इज इन हॉट वाटर्स, जान नहीं छूटेगी। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब स्पेयर नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, फिल वक्त के लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आगे चल के होगा। नाज़रीन किराम, हमारा मफाद पाकिस्तान के साथ है और मुझे लगता है कि जो मासूम लोग निकले, और इतनी बड़ी तादाद पीटीआई, इतनी इमरान खान के लिए लोग निकले, मुझे लगता है कि ये इमरान खान के साथ धोखेबाजी है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा इसके ऊपर, कहने का मतलब ये है। तो खैर, अगर इमरान खान को, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को उस तरह से इत्मीनान में लिया गया होगा, क्योंकि उसके बाद जो क्रैकडाउन चल रहा है, यानी कि इमरान खान का ब्लॉक किया हुआ है, हर जगह से मेल मुलाकात कुछ नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा जनाब, आगे चलते हैं, छोड़ें इस बात को, आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मजेदार खबरें सामने आ रही हैं, दो तीन किस्म की चीजें हो रही हैं इस वक्त। एक तो यह है कि खबर चलाई जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है, किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इस वक्त घबरा गई है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ भी गेमें डाल रहे हैं। काजी साहब वाली भी स्टोरी आगे चल के बताता हूं, लेकिन जरा पहले मंसूर अली शाह साहब से ये किया जा रहा है कि उनका नोटिफिकेशन निकालने का उनको लालच दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जरा ये बताते हैं, हमारे दोस्त असद की भी ये खबर है कि किसी तरीके से मंसूर अली शाह साहब को भी राम करने की कोशिश हो रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि भाई हम ठीक है, आपको बना देते हैं, काजी साहब तो अब आउट ऑफ द गेम हो चुके हैं, आपको बना देते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हमें, हमारे साथ आपको बैठना होगा, यानी कि जजेस, इस्लामाबाद के जजेस वाले मामले को आपने नहीं छेड़ना, पीटीआई वाले मामले को नहीं छेड़ना, इलेक्शन वाले मामले को नहीं छेड़ना।
तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने गवर्नमेंट सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। किस तरह से, मतीउल्लाह जान साहब की स्टोरी सुनिए। वो कहते हैं, लगता है हुकूमत अचानक घबरा गई है। चंद हुकूमती लोग ये खबर फैला रहे हैं कि मामलात काफी हद तक तय हो चुके हैं। मुजवजा आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के बाद 22 अक्टूबर तक ऐवान में पेश की जाएगी, जैसे कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से तजवीज़ किया गया था। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। काजी फायज ईसा गेम से आउट हो गए हैं। आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया जाएगा। आईनी तरमीम का इतलाक 25 अक्टूबर के बाद होगा। यह भी दावा है कि तमाम जजों की रिटायरमेंट की उम्र की हद 2 साल का इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जो बज़ाहिर एक रिश्वत है, क्योंकि पीटीआई के बंदे तोड़े जाएंगे और इन टूटे लोटों की मदद से मंजूर शुदा आईनी तरमीम चैलेंज होने की सूरत में इस तरमीम को खत्म करने की जो राह में 63 का फैसला रुकावट बनेगा। जजेस कमेटी की तश्कील 9 करने वाले सदाती आर्डिनेंस की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर हो गई। तो ये जो बुनी हुई स्वेटर की ऊन का वो ढेला है जिसे खींचा गया, तो फिर 63 की पूरी स्वेटर उधड़ जाएगी। सारी सूरत हाल मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही वाजे होगी। मौलाना फजल रहमान साहब इस बारे में क्या करते हैं, इस बारे पता चलेगा। लेकिन एक बात बता दूं कि अब गवर्नमेंट मान रही है, अब ये इनको ये फैसला बहुत भारी पड़ेगा। जिसने इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जलील किया, अब उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आपका नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इब्तदाई दिन ही बता देंगे कि वो कंप्रोमाइज हुए हैं। मुझे लगता है कि नहीं कंप्रोमाइज होंगे। बाकी सारे कोर्ट रिपोर्टर्स का भी ख्याल है और सच्ची बात है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि अपनी अभी भी कुछ शराइत रखी जा रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मान नहीं रहे हैं, लिहाजा और काजी फायज ईसा साहब को गवर्नमेंट अब लेके नहीं चलना चाहती। काजी फायज ईसा साहब की कहानी खत्म हो चुकी है। मैंने आपको बताया उनका मकूट ठप्पा जा चुका है। उनको दोबारा गवर्नमेंट उनको नहीं करेगी। नवाज शरीफ साहब की बेशुमार ख्वाहिशात के बाद भी काजी फायज ईसा को सस्टेन नहीं किया जाएगा। उसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं। वक्त रहा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब क्यों काजी फायज साहब, लेकिन वक्त रहा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहा जा रहा है आप बात मान लीजिए, काजी फायज साहब जा रहे हैं। लेकिन अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बात नहीं मानते तो भी गवर्नमेंट ने एक बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है। ये मेरे ख्याल से जस्टिस मंसूर अली शाह को मजीद मुश्तिल करेगा। बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है। अभी मैं काजी साहब के उस करीबी जज के ऊपर भी आता हूं, लेकिन जरा पूरा सीक्वेंस से सुनिए, आपको फिर ही मजा आएगा। बैकअप प्लान ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एक खत लिखा है आज दोबारा दूसरी दफा स्पीकर असम्बली ने खत लिखा कि जनाब वो मखसूस नशिस्तें हमारी बनती हैं, हम वो लेकर आए थे, नया कानून बन चुका है, लिहाजा वो मखसूस नशिस्तें हमें दें, ताकि वो मखसूस नशिस्तें आएँ और उन मखसूस नशिस्तों के ज़रिए से क्या किया जाए, आईनी तरमीम कर ली जाए। तो इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल बैठ रहा है और हो सकता है कि वो मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दे। बाद में कोर्ट में जाके चैलेंज हो जाएगी व्हाट्सएवर, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर काजी फायज ईसा साहब का मकूट ठप्पा जा चुका है तो ये फिर, और मंसूर अली शाह साहब गोम गोम, अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं तो काजी फायज ईसा भी नहीं, तो फिर कौन? तो फिर किसके लिए गवर्नमेंट इतनी तैयारी कर रही है? यहां पर नाज़रीन किराम स्टोरी के अंदर आता है वो मजेदार ट्विस्ट, जहां पर मैं आपको लेके आना चाह रहा था। काजी फायज ईसा साहब के एक इंतहाई करीबी साथी अपनी सीवी लिए फिर रहे हैं। खबर दे रहा हूं आपको, काजी फायज ईसा के एक करीबी तरीन साथी, आंखें बंद करके उनके पीछे चलने वाले, अपनी सीवी लिए उनके पीछे पीछे घूम खास जगहों पे पीछे पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं जनाब मैं हाजिरेगा। काजी फायज ईसा नहीं तो तुसी मैनू, मैं काजी तो ये बड़ा काजी बन के दिखाऊंगा थानू, ठीक है? तो उनको भी कंसिडर किया जा रहा है। वो बहुत, चले मैं उनकी एक और निशानी बता देता हूं। वो बंदे, वो जज हैं कि काजी फायज ईसा साहब भी, वो एक फैसला ऐसा नहीं दिया था, लेकिन वो और एक और जज ने एक ऐसा फैसला दिया था पीटीआई के बारे में जिसको काजी फायज ईसा भी थोड़ा हथौला रखा था। ऐसा फैसला दिया था और वो जज काजी फायज ईसा साहब के बहुत करीबी हैं। ये भी चले मैं बता देता हूं कि पिछले दिनों में उनका नाम एक जगह शामिल किया गया जिसके लिए बड़ी लड़ाई हुई। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा जज साहब का जानबूझकर, ठीक है, क्योंकि अगर खबर पक्की होने दे फिर ठोक ठाक के नाम लेंगे, इनका डरते नहीं है, ठोक ठाक के नाम लेंगे, लेकिन जरा थोड़ी सी और खबर जरा पक्की हो जाए, ठीक है? तो वो काजी फायज ईसा साहब की जगह पर जो है वो आना चाह रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी गेमों के अंदर है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने अपने कुछ
रखी गई हैं शर्तें और शराइत, और उन्हें कहा गया है कि आप इस तरह से चल लीजिए तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और हम दोनों के लिए आसान हो जाएंगी। और जो है ना वो गंडापुर साहब की अपनी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब नाज़रीन कराम जो है ना वो आउट हैं। मुझे ये कहना चाहिए, वो शेर याद आ रहा है, मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखा है, काजी फायज ईसा साहब को देख के लगता है कि ये वक्त किसकी फरौनियत के पर खाक डाल गया। काजी फायज ईसा साहब को देख के लगता है कि ये वक्त किसकी फरौनियत पर खाक डाल गया। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है वो समझ आती हैं। बहरहाल गंडापुर साहब जो हैं वो पेड जर्नलिस्ट और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से हमें नवाजते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हम जो है वो सच बताते रहेंगे। एक आखिरी खबर जल्दी जल्दी से आपको जाते जाते बता दूं, जल्दी जल्दी से, ये इंकशाफ भी असद तूर ने किया और बड़ा मजेदार इंकशाफ है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि काजी फायज ईसा साहब के साथ यस हो गई है मौलाना फजलुर रहमान की। अभी कुछ ये भी खबरें उड़ाई जा रही हैं, तो ये खबरें झूठ हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब काजी साहब को लेके चलने पर राजी नहीं है। उसकी वजह बताया जाता है सऊदिया है, सऊदिया उसकी वजह है, सऊदिया है वजह। सऊदिया नहीं चाहता काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो, यह सतूर की खबर है। सऊदिया किस तरह से वजह है, इसकी तफसीलात मैं जरा आपको अगली वीडियो में आपके सामने रखता हूं, मजा आएगा आपको सुन के। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।